ठीक है, तो आज कंटिन्यू करेंगे आगे। और आज हम लोगों ने मेंसुरेशन के अंदर में डील करना है। हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट होता है दैट इज अबाउट आर्क, सेक्टर एंड सेगमेंट। तो तीन चीजें आएंगी हमारे पास में, एक है आर्क, एक है सेक्टर और एक है सेगमेंट। अब एक बार मुझे बता दो, अभी आवाज की तो कोई दिक्कत नहीं आ रही या आ रही है अभी भी आवाज की दिक्कत? एक बार मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दो, क्योंकि थोड़े चेंजेस हैं कुछ, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। अगर नहीं होते तो मैं पूछता। क्या अलग नहीं, ऑडिबल है या नहीं? हाँ, बस वो चाहिए ना। वो थोड़ा सा चेंजेस इसलिए है क्योंकि कुछ सेटिंग्स इस तरह से चेंज की गई है कि जो कमरा जहाँ पे मैं क्लास लेता हूँ वहाँ पे कुछ सामान मैंने निकाला है, जिससे कि हो सकता है कि आवाज या तो पहले जैसी रहेगी या थोड़ी सी बदल जाएगी, ज्यादा क्लियर भी हो सकती है। तो वो चीज है, ठीक है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार। ओके, तो सबसे पहले आर्क, सेक्टर और सेगमेंट को समझने के लिए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल। अब इस सर्कल के अंदर में ये तुम्हारा सेंटर है, और सर्कल के ऊपर लिया हुआ कोई भी पार्ट जो होता है वो तुम्हारा आर्क होता है। तो कुछ बातें जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन ट्रिग्नोमेट्री, वही चीज फिर से रिपीट करूंगा। सपोज कर लेते हैं कि एसीबी हम लोग का माइनर आर्क है, जिसकी लेंथ हम लोग को दी हुई है एल, और आर्क के एंड पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया सेंटर के साथ में। तो यहाँ पे ये दोनों बन गए मेरे रेडियस आर आर एच, और ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ है ये बन गया मेरा थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने इन तीनों के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट किया था। तो व्हाट वाज दैट रिलेशन, एक बार याद दिलाओ, क्या होता है? थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। और ये जो थीटा होता है जिसको हम लोग सेंट्रल एंगल कहते हैं, इट इज मेजर्ड इन रेडियंस। ये हमेशा रेडियन में मेजर होता है। तो तब मैंने तुम लोग को रेडियन का एक डेफिनेशन यहाँ से बनवाया था कि रेडियन इज द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। बट फिलहाल हम लोग का डिस्कशन जो है वो थोड़ा अलग है। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। आर्क का अपना कुछ नहीं होता, आर्क का सिर्फ लेंथ होता है, और वो तुम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, दैट इज एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। अगर एसीबी को मैं देखूं तो एसीबी मेरे फिगर में काम कर रहा है माइनर आर्क का, और यहां पे अगर मैं एक पॉइंट ले लूं डी, तो एडी बी के ऊपर मैं ऐसे आर्क लगा दूं तो वो काम करेगा मेरा मेजर आर्क का। तो माइनर आर्क और मेजर आर्क इस फिगर में तुम लोग को विजिबल हो रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ तुम लोग को एक रीजन और दिख रहा होगा, दैट इज दिस वन, दिस पर्टिकुलर रीजन। इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो माइनर सेक्टर की नेमिंग कर सकते हैं विद द फॉर्मूला ओ ए सी बी, ये मेरा माइनर सेक्टर। और अगर मैं इसके अलावा रीजन देखूं, मतलब ये जो बाहर वाला रीजन रह गया, तो फिर ये पूरा का पूरा मेरा बन जाएगा मेजर सेक्टर। और ये जो मेजर मेजर सेक्टर है उसकी नेमिंग कर लेते हैं ओ ए डी बी। अब तुम्हारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे उठेगा कि व्हाट इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो कभी भी इस फिगर से अगर तुम माइनर सेक्टर का एरिया निकाल रहे हो, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो कि इस फिगर के हिसाब से है ओ ए सी बी, तो उसका फॉर्मूला निकल के आता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हर वो क्वेश्चन में तुम लोग को यूज करना है जहां पे तुमको एरिया निकालना हो माइनर सेक्टर का। फॉर्मूला तुम्हारे सामने ही है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और वो माइनर सेक्टर है कौन सा, तो वो ओ ए सी बी है। अब सेम फिगर में अगर तुमको पूछा जाए व्हाट इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो इस फिगर के हिसाब से तुम्हारा मेजर सेक्टर है ओ ए डी बी, और इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब मेजर सेक्टर तुम्हारा जो है वो फिगर में तुमको दिख रहा है ओ ए डी बी है, तो उसका एरिया निकालने के लिए जो भी तुमने माइनर सेक्टर का एरिया निकाला है उसको पूरे सर्कल के एरिया में से सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, दैट विल गिव यू द मेजर सेक्टर। अब एक बार हमें ये पता चल जाए कि माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं या मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, तो इसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एज वेल एज एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। उसके लिए तुमको क्या करना है, अगेन यू हैव टू ड्रॉ द सेम सर्कल, सारी बातें सेम रहेंगी। यहाँ से मैंने एक ड्रॉ कर लिया ए बी, सेंटर से इसको ज्वाइन कर दिया, ये दोनों लाइन हो गए मेरे रेडियस, और यहाँ पे सेंटर पे एक एंगल बन गया दैट इज थीटा। नेमिंग इसकी कर देता हूँ एसीबी। तो इस बार तुम्हारे फिगर में ये जो रीजन में कलर कर रहा हूँ ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, और इस रीजन को हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट।
हम लोग चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ACB विदाउट पुटिंग एनी आर्क। अगर मैं वहां पे आर्क नहीं पुट करता हूँ ACB के ऊपर तो फिर वो माइनर सेगमेंट कहलाएगा। तो अगर मुझे इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो फिर मुझे दो चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मेरा जो थीटा है वो क्या है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो तुम्हारा थीटा 90 डिग्री होगा या फिर थीटा 90 डिग्री नहीं होगा। तो अगर तुम्हारा थीटा 90 डिग्री होता है तो फिर इस केस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जब हम लोग निकालने जाएंगे दैट इज ACB, तो वो होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। मतलब इस फिगर के हिसाब से अगर मैं माइनर सेक्टर की बात करूं, जिसको मैंने थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लिखा है, तो वो माइनर सेक्टर है OACB। इसमें से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB माइनस कर दूं तो जो बचेगा दैट इज नथिंग बट माय एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट दैट इज ACB। तो अगर थीटा 90 है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे 90 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर तुम्हारा थीटा 90 डिग्री ट्रायंगल बना रहा है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हो गया तुम्हारा बेस और ये हो गया तुम्हारा हाइट। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू आर इंटू आर। तो ये तुम्हारे ट्रायंगल राइट एंगल होने की वजह से जो बेस और हाइट है वो खुद रेडियस ही है। तो यहाँ से तुम्हारा फॉर्मूला बन जाता है पाई आर स्क्वायर बाई 4 दैट मीन्स क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल माइनस आर स्क्वायर बाई 2। ये काम करेगा तुम्हारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का हमेशा जब तुम्हारा थीटा इक्वल है 90 डिग्री। लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं होता कि तुम्हारा एग्जामिनर तुमको वो क्वेश्चन दे जिसमें थीटा तुम्हारा 90 डिग्री हो, और डेफिनेटली वो तुमको ऐसा क्वेश्चन देगा जहाँ पे थीटा 90 डिग्री नहीं होगा। इट कैन बी एनीथिंग एल्स, इट कैन बी 120 डिग्री, इट कैन बी 150 डिग्री, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में क्या करना है, मैं फिर से एक बार ट्रायंगल बना लेता हूँ, फिर से एक बार सेक्टर दिखा देता हूँ, फिर से एक बार सेगमेंट दिखा देता हूँ। तो अभी मुझे फिर से यही काम करना है, बट दिस टाइम द डिफरेंस इज कि ये एंगल थीटा 90 डिग्री का नहीं है। बाकी सारी चीजें अपनी जगह है, बट बस ये थीटा जो है दैट इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अगर मुझे एरिया निकालना है इस केस में, तो अगेन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अपना माइनर सेगमेंट है ACB, इसका एरिया निकालना है तो फॉर्मूला आएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस बार मुझे पहले से ही पता है कि वो एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं है, तो इट कैन बी एनीथिंग, तो इसलिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और इसमें से हम लोग को माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो अगर ट्रायंगल तुम्हारा राइट एंगल नहीं है तो फिर वो जो दोनों आर हैं वो तुम्हारा परपेंडिकुलर और हाइट का काम नहीं करेगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस थीटा बाई 360 डिग्री को एज इट इज छोड़ देना है, और यहाँ पे हम लोग को अपना बेसिक फॉर्मूला लगाना है हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि कोई भी जनरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का यही फॉर्मूला होता है। अब तुम्हारे फिगर के हिसाब से जो ट्रायंगल है उसमें अगर मैं बेस की बात करूं तो वो बेस है मेरा AB, और हाइट मुझे अभी कंस्ट्रक्ट करना है। उसके लिए हमें वो क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट भी करेगा और साथ ही साथ इस एंगल को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। तो हाइट की अगर मैं इस फिगर में बात करूं तो दैट इज नथिंग बट OM हाइट। बेस हो गया AB, हाइट हो गया OM। तो मेरा नेक्स्ट कैलकुलेशन जो होगा वो इन दोनों साइड्स का होगा, एक AB कैसे निकालना है, एक OM कैसे निकालना है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगा, तो मैं फिगर को थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल OAM में अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा के साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू लिखने की कोशिश करूं, जैसे तुम्हारा ट्रायंगल है OAM, ये तुम लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे OAM ट्रायंगल, अगर मैं इसमें साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ फिगर के हिसाब से बताना, साइड्स के टर्म्स में। वेरी गुड, ये हो जाएगा तुम्हारा AM अपॉन आर, और यहाँ से AM की वैल्यू आ जाएगी r साइन थीटा बाई 2। लेकिन मुझे तो AM नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पूरा का पूरा AB, और हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर चला है OM वो कॉर्ड को कर रहा है बाइसेक्ट। तो अगर मैं इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो अगले ही स्टेप में तुमको उस बेस की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आएगा 2r sin थीटा बाई 2। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को उसकी रिक्वायरमेंट थी, तो इस फॉर्मूला में थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर अपनी जगह है,
हमने ए बी की वैल्यू अभी निकाली है, दैट इज 2r sin थीटा बाई 2। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन मुझे उसी सेम ट्रायंगल से करना है ओ एम के लिए। तो अगर मैं उसी ट्रायंगल को फिर से देख रहा हूं, तो इसी ट्रायंगल में अगर मैं इन ट्रायंगल ओ एम कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालना चाहूं, तो फिगर के हिसाब से क्या यही ओ एम बाई आर हो जाएगा? सोच के बताना जरा। अगर सेम ट्रायंगल में cos थीटा बाई 2 की वैल्यू अगर हम लोग देखें साइड्स और के टर्म्स में, तो क्या ये ओ एम बाई आर हो जाएगा? और यहां से ओ एम की वैल्यू हो जाएगी आर cos थीटा बाई 2। अब ये जो ओ एम तुमने निकाला है दैट इज नथिंग बट द हाइट, तो यहाँ पे मैं अटैच कर देता हूँ आर cos थीटा बाई 2। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग का जो फॉर्मूला रेडी हो गया है यहाँ पे, वो कुछ इस तरह से रेडी हुआ है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहां से कट कर लो 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अगर हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है 11th क्लास में, तो हम लोग के पास में 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 का एक फॉर्मूला हुआ करता था। यस, एनीबॉडी हु कैन टेल मी व्हाट इज दैट फॉर्मूला? साइन थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा जो होता है वो 2 sin थीटा cos थीटा होता है, और यहाँ पे अगर मैंने लिखा है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो फिर वो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन थीटा। तो अब तुम्हारे पास में जो माइनर सेगमेंट का एरिया आया है वो आ गया है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। इस फॉर्मूला को याद करने का एक बहुत आसान सा तरीका है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ये देखा था कि जब इस केस के अंदर थीटा 90 होता है, तो थीटा को 90 करते ही ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि साइन 90 1 होता है। तो अगर तुम ये फॉर्मूला भूल भी गए पेपर में, तो यूजिंग दिस पर्टिकुलर फैक्ट, क्योंकि हम लोग सबको याद रहता है कि सेक्टर का जो एरिया होता है वो हमेशा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जो बाद वाला टर्म हम लोग भूल सकते हैं, तो उसके लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि 90 होने पे ये आर स्क्वायर बाई 2 है, और वो आर स्क्वायर बाई 2 इसलिए है क्योंकि साइन 90 की वैल्यू मैंने 1 रखी होगी। तो सीधा तुम इससे फॉर्मूला को याद कर सकते हो। और एक बार माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया, तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए तुमको बस इतना करना है कि जो भी तुम्हारा सर्कल का एरिया है, जैसे अगर मुझे यहाँ से एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना पड़ जाए, तो मैं सीधा क्या करूंगा, पाई आर स्क्वायर में से जो भी मेरा माइनर सेगमेंट का एरिया आया हुआ है उसको माइनस कर दूंगा, तो दैट विल गिव मी द एरिया फॉर मेजर सेगमेंट। अब एक बार मुझे क्लियर कर दो कि समझ में आ गया तुम लोग को अच्छी तरह से ये क्या मैंने बताया। आज की क्लास में हमने आर्क, सेक्टर और सेगमेंट की अभी तक डिस्कशन की है, तो क्या ये क्लियर है? सो दैट वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉलीगन। ये क्लियर हो रही है चीज? आर्क इज सिंपली अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। अगर तुम छोटा पार्ट कट कर रहे हो तो वो माइनर आर्क होगा, और उसको छोड़ के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट बच गया दैट विल बिकम योर मेजर आर्क। बाकी उस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो थीटा, एल और आर को लेके बनते हैं, जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस किया। तुमको यहाँ पे जो क्वेश्चन मिलेगा वो बेसिकली सेगमेंट और सेक्टर के एरिया के ऊपर में मिलेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और उसी के करस्पॉन्डिंग में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद इसके अंदर में जो आखिरी चीज आती है मेंसुरेशन के अंदर में, वो होता है पॉलीगन का कंसेप्ट। अब पॉलीगन को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज पॉलीगन वर्ड के अंदर दो वर्ड छुपे हुए हैं, वन इज पॉली, अदर इज गॉन। पॉली का मतलब होता है मेनी, और गोन का मतलब होता है साइड्स। तो पॉलीगन इज अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग मेनी साइड्स, ये भी कह सकते हैं। अब इसके टाइप्स भी होते हैं, कन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन, बट ये सब हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ चाहिए कि हमारे पेपर में एक्चुअली जो पॉलीगन का क्वेश्चन होता है वो किसी चीज से रिलेटेड होता है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली 5 चीजों पे काम करना है। सबसे पहला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। कोई भी पॉलीगन जिसके साइड्स तुम्हें पता है और तुम्हें उसका इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। और यही फॉर्मूला किसी किसी बुक में इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है तुमको, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। क्योंकि इस 2n-4 इंटू 90 डिग्री से ही अगर तुम 2 कॉमन ले लेते हो तो ये फॉर्मूला बन जाता है n-2 इंटू 180। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पे केस स्टडी करूं, तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम सबको पता होता है,
दैट इज 180 डिग्री। तो ट्रायंगल के अंदर में नंबर ऑफ साइड्स होते हैं 3, तो n हो गया 3। अब इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो ये बन जाएगा 3 - 2 × 180, जो कि तुमको 180 देगा। और हम लोग सबको पता है बचपन से कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। नेक्स्ट फिगर होता है तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल में जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उसका सम 360 होता है। तो अगर मैं n को 4 डाल के ये फॉर्मूला को वेरीफाई करूं तो 4 - 2 × 180 करते ही तुमको यहाँ पे मिल रहा है 360 डिग्री। लाइक दैट अगर तुम्हें किसी भी पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स पता हैं तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इट्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि 5 के लिए क्या होता है, 6 के लिए क्या होता है, हेप्टागन के लिए क्या होता है, ऑक्टागन के लिए क्या होता है, नानोगन के लिए क्या होता है, डेकागन के लिए क्या होता है, क्योंकि दे करस्पॉन्डिंग टू देयर नंबर ऑफ साइड्स। जैसे पेंटागन की अगर बात करें तो उसमें 5 साइड्स होते हैं, हेक्सागन में 6 साइड होते हैं, हेप्टागन में 7 साइड होते हैं, हेप्टागन को हम लोग सेप्टागन भी कहते हैं, ऑक्टागन में 8 साइड होते हैं, नैनोगन में 9 साइड होते हैं, डेकागन में 10 साइड होते हैं। तो अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड द इंटीरियर एंगल सम बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन दिस फॉर्मूलास। इसी लिस्ट में जो दूसरा फॉर्मूला बनता है वो होता है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स। अगर मान लो तुम्हारे पास में ईच इंटीरियर एंगल का कैलकुलेशन करना है और तुम्हारे पास में एक रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स, तो हमेशा याद रखना रेगुलर का मतलब होता है एक ऐसा पॉलीगन जिसके साइड्स के लेंथ और जितने भी एंगल्स हैं उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो अगर मुझे किसी भी रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल की वैल्यू चाहिए, ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए सीधा सीधा क्या करोगे कि जो भी तुम्हारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है उसको टोटल नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल में वो कौन सा ट्रायंगल है जो कि रेगुलर ट्रायंगल कहलाएगा? विच वन इज द रेगुलर ट्रायंगल? किसको हम लोग बोलते हैं कि इट इज द रेगुलर ट्रायंगल? हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हमें कभी भी ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 180 को 3 से डिवाइड कर देते हैं और वहां से आंसर आ जाता है 60। तो कोई भी ऐसा पॉलीगन जिसको तुम रेगुलर कह रहे हो और अगर उसका तुम्हें नंबर ऑफ साइड्स पता है तो जो भी उसके इंटीरियर एंगल्स का सम आएगा उसको टोटल नंबर ऑफ साइड्स के साथ में डिवाइड कर दो, वो हमेशा तुमको ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स की वैल्यू दे देगा। अब इसी के अंदर तीसरा फॉर्मूला बने, दैट इज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन ऑफ n साइड्स। अगर तुम्हारे पास में कोई भी पॉलीगन है जिसका एक्सटीरियर एंगल का सम तुम्हें निकालना है और उसमें n साइड्स हैं, तो याद रखना उसके लिए तुमको कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना है, उसके लिए सिर्फ तुमको वैल्यू याद रखनी है कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम किसी भी पॉलीगन ऑफ n साइड्स के लिए हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होता है। ये बात थोड़ा सा सुनने में अजीब लगती है लेकिन हम कोई भी पॉलीगन ले लें, फॉर एग्जांपल अभी मैं ले लेता हूं एक हेक्सागन। इस हेक्सागन के अंदर में इफ आई से कि मैं सारे साइड्स को बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दूं तो ये जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, जैसे सपोज कर लो ये 6 सॉरी पहले तो इसकी लीनिंग कर दो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये मेरे 6 इंटीरियर एंगल्स हैं। तो बाहर में जो फॉर्म होगा वो 7 8 9 10 11 एंड 12। तो तुम्हें ये प्रूफ करना है कि एंगल 7 एंगल 8 एंगल 9 एंगल 10 एंगल 11 और एंगल 12, जिनको मैं एक्सटीरियर एंगल कह सकता हूं, इसका सम 360 डिग्री हो। और ये तुम भी आराम से प्रूफ कर सकते हो। उसके लिए बस इस फिगर को ध्यान से देख के बस समझो कि एंगल 1 और एंगल 7 मिला के 180 होंगे। सेम उसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 8 मिला के भी 180 होंगे, एंगल 3 और एंगल 9 मिला के भी 180 होंगे, एंगल 4 और एंगल 10 मिला के भी 180 होंगे, एंगल 5 एंगल 11 मिला के भी 180 होंगे और एंगल 6 और एंगल 12 मिला के भी 180 डिग्री होंगे। अब ये बताओ पहले कि ये 180 डिग्री क्यों होंगे? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तो अगर मैं इन सारे इक्वेशन को, जिनको मैं लीनियर पेयर कह रहा हूं, इन सबको ऐड करूं तो आई विल बी गेटिंग एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6
और फिर नीचे एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9 प्लस एंगल 10 प्लस एंगल 11 प्लस एंगल 12, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 इंटू 6, बिकॉज हमारे पास में 6 ऐसे पेयर थे, और इनका सम 180 इंटू 6 करोगे तो 1080 आ जाएगा। बट उसमें से मुझे फाइंड करना है सिर्फ एक्सटीरियर एंगल का सम, जिसको मैंने लेट किया हुआ है 7 8 9 10 11 12। तो इनका सम निकालने के लिए ये जो 1 से लेके 6 तक एंगल्स हैं, जिनको मैं कह सकता हूं कि मेरे फिगर का इंटीरियर एंगल्स हैं, उसको मुझे यहाँ भेजना पड़ेगा। और अगर मैं हेक्सागन की बात कर रहा हूँ, तो हेक्सागन में जस्ट अभी मैंने बताया था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स को निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। तो मेरा हेक्सागन है, इसके यहाँ n की जगह 6 आ जाएगा, 6 - 2 इंटू 180 मतलब 4 इंटू 180, ये वैल्यू हो जाएगी 720। तो 1080 में से इस 720 को माइनस करना है और आंसर आ जाएगा 360 डिग्री। दैट मीन्स एक्सटीरियर एंगल, चाहे कोई भी पॉलीगन तुम देख रहे हो, इसी तरीके से तुम प्रूव कर सकते हो कि इट इज गोइंग टू गिव यू 360 डिग्री ऑलवेज। अब इसी को एक्सटेंड अगर कर दें और यहाँ पे एक चौथा फॉर्मूला बनाएं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। तो तुमको यहाँ पे कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, जो भी तुमने एक्सटीरियर एंगल का सम लिखा था उसको n से डिवाइड कर दो, तो इट विल बी गिविंग यू द वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स। रेगुलर का मतलब है, पहले ही तुम लोगों को बता चुका हूँ, तो सिर्फ तुमको ये देखना है कि क्वेश्चन में उसने ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन मांगा है या ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन मांगा है। अगर इस इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन मांग रहा है, तो जो तुम्हारे इंटीरियर एंगल्स का सम था n-2 इंटू 180, उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ साइड्स के साथ। और अगर तुमको वो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स मांग रहा है, तो जो तुम्हारा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, जो कि किसी भी पॉलीगन के लिए हमेशा 360 डिग्री होता है, उसको n से डिवाइड करना। और सबसे लास्ट में फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला नंबर 5, वो होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स। अगर कोई भी पॉलीगन है जिसके n साइड्स हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स, तो इसका फॉर्मूला होगा हाफ इंटू n इंटू n-3। अब यहाँ पे तुम वेरीफाई करने के लिए तुम्हारे पास में एक फिगर है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल, और हम लोग सबको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल पॉसिबल होते हैं, और क्वाड्रिलेटरल में टोटल साइड है 4। तो अगर मैं इस फॉर्मूला में पुट कर दूं, तो ये बन जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 1, जो कि काटने के बाद तुमको नंबर ऑफ डायगोनल्स की वैल्यू दे देगा 2। तो इस तरह से कोई भी फिगर है जिसके तुम्हें नंबर ऑफ साइड्स पता है, वहां पे अगर तुमको नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करना है, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो मेरे पास में n6 मतलब हेक्सागन है, तो हेक्सागन में अब देखो 2 तरीके हैं आंसर तक पहुंचने के, या तो तुम इसमें फॉर्मूला लगा लो या फिर ड्रॉ कर लो। ऑब्वियसली हम ड्रॉ तो करेंगे नहीं, लेकिन एक बार मैं बस इसको वेरीफाई कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से इट विल बिकम हाफ इंटू 6 इंटू 3, दैट मीन्स 9 डायगोनल्स होने चाहिए। और अभी जो मैंने बनाया है वो तुम्हारा एक हेक्सागन ही है, तो लेट्स सी इसमें 9 डायगोनल्स बन रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब इसके बाद तुम कुछ भी बनाने जाओगे तो दैट विल बी जस्ट अ रिपीटेशन ऑफ सम प्रीवियस केस। तो इस तरह से अगर तुम्हारे पास में किसी भी पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड्स है, तो तुम वहां से उसका नंबर ऑफ डायगोनल्स को फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला हाफ इंटू n-3। अब इसके साथ तुम्हारा जितना भी मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री वाला पार्ट था, दैट गेट सॉर्टेड आउट। यहाँ पे ये खत्म होता है तुम्हारा। अब हमने जो भी पिछले क्लास से लेके अभी तक किया है उसमें 3 चीजें डिस्कस की हैं। एक तो हमने सबसे पहली क्लास में डिस्कस किया था 2D फिगर और 3D फिगर के बारे में। हमने उसका जो भी है सारे पेरीमीटर, एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स, ये रिमेंबर किए थे। आज की क्लास में हमने क्या किया है, आज की क्लास में हमने उसी को आगे बढ़ाया है बाय डिस्कसिंग आर्क सेक्टर सेगमेंट कंसेप्ट। उसमें हमने माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, इन सब के बारे में बात की। और सबसे लास्ट में अभी हमने फिनिश किया है विद द कंसेप्ट ऑफ पॉलीगन। और पॉलीगन में तुम्हें ये 5 चीजें हमेशा ध्यान रखना है। एक हो गया इंटीरियर एंगल्स का सम, ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू, एक्सटीरियर एंगल्स का सम, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू, और सबसे लास्ट में नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एनी पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। इन सारे फॉर्मूलाज को एक बार गो थ्रू कर लेना, बाय हार्ट कर लेना, क्योंकि मैं हो सकता है तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊं बेस्ड ऑन दिस। तो
उसके लिए तुमको कोशिश ये रखना है कि जब मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो यू आर नॉट सीइंग द फॉर्मूला एंड टेलिंग मी द आंसर, वहाँ पे तुमको अपना दिमाग लगाना है एंड यू हैव टू बी फास्ट विद कैलकुलेशन। हम इसके बाद 1-2 क्लासेस क्वेश्चंस पे ही रहेंगे, उसके बाद फिर ज्योमेट्री की तरफ मूव करेंगे। वी हैव नॉट डन ज्योमेट्री टिल नाउ, अभी हम ज्योमेट्री की तरफ नहीं जा रहे हैं। 1-2 क्लासेस में मैं थोड़ा फॉर्मूला के साथ तुम लोग को फिट करूंगा, उसके बाद ही तुम लोग को ज्योमेट्री की तरफ ले जाऊंगा, ठीक है। राइट नाउ मैं तुम लोग को पेपर सेंड कर रहा हूँ, जो डेली पेपर विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे, तो उसका टाइमर लगा लेना और उसको करना स्टार्ट करो, ठीक है। मैं मोस्ट प्रॉब्ली 10 मिनट्स के अंदर तुम लोग पेपर सेंड कर रहा हूँ। अपना वही पुराना वाला शेड्यूल हाफ एन आवर टू 35 मिनट्स का स्लॉट बना के उसको सेंड करना, ठीक है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, गुड नाइट।